नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार और मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आपको बता दूं कि मेरे इस YouTube चैनल का एक यूनिक नाम मैंने भी ढूंढ के निकाला है, सर्च करके निकाला है, और वो नाम है कार टेक फॉर यू। आज से इस चैनल का नाम इसी नाम से जाना जाएगा। और आज हम लोग बात करेंगे एस्प्रेसो मारुति सुजुकी, जी हाँ, मारुति सुजुकी एस्प्रेसो के VXI वर्ज़न की। और इसके लिए मेरे साथ है अमित शर्मा जी, जिनकी ये गाड़ी है। शर्मा जी, जी सर। पहले तो मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। थोड़ा शर्मा जी अपने बारे में इंट्रो देंगे, कुछ बताएंगे आप? सर मैं बेसिकली, मेरा नाम अमित शर्मा है, निवासी सेंधवा, डिस्ट्रिक्ट बड़वानी। अच्छा। और सर मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट, और मैंने कार उसी ले ली है कि मैं फील्ड में मार्केटिंग में हूँ, तो मुझे उसकी ज़रूरत थी, तो मैंने आज ये कंफर्टेबल कार ली कि जो मैं हर जगह उसे हो गया। हाँ शर्मा जी, जी सर। आप मुझे बताएंगे क्या ये कार आपको पहले से लेने की इच्छा थी, या आपको किसी ने सजेस्ट किया कि नहीं एस्प्रेसो लो, या कोई और कार आपके दिमाग में थी पहले से? एक्चुअली मैं उस समय जब मैंने ये कार परचेज़ करा, उस समय अल्टो होता है, अल्टो वाला हाँ। मॉडल, मैंने सोचा अल्टो लिया जाए। बट जब मैंने एक सर्चिंग करा शोरूम पर जाके, तो ये लॉन्चिंग का समय था। बट मन में एक थोड़ा सा डाउट रहता है कि आप कोई भी कार नया लॉन्च होगा तो आप उस पर इतना ट्रस्ट कैसे करोगे। तो एक मैंने ट्रस्ट तो करा कंपनी को, जो ट्रस्टेड है ऑलरेडी कई सालों से, आज ऑल इंडिया लेवल पे इतना बड़ा बिजनेस करती है और अपना नाम जो है जमा के रखा है उन्होंने। तो मैंने एक ट्रस्ट तो करा, बल्कि नया मॉडल है, इसमें K10 का इंजन है, मारुति सुजुकी का है, और उसको देखते हुए मैंने ये सारे समझ के फिर मैंने अल्टो को थोड़ा सा साइड में रख के एस्प्रेसो का जो मार्केट में नया एस्प्रेसो आया था, तो मैंने ये प्लानिंग किया था। मेरा ये है, मैं देख रहा हूँ कि शर्मा जी आप फील्ड वर्क करते हैं, ओके। और मेरे हिसाब से आप फील्ड में बहुत सी ऐसी जगह पे ख़राब रास्तों पे या कच्चे रास्तों पे भी जाते होंगे। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बात की एस्प्रेसो VXI, इसके जो लुकिंग वाइज तो ठीक ही ग्रेट मिनी SUV है, पर इसके जो टायर जो है और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 180 का, तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपने गाड़ी सही ली है। क्योंकि क्या है, कच्चे रास्ते पे या ऊपर खाबर रास्तों पे रेडी आप तेरा मोबाइल तो कुछ जगह कच्चे रास्ते होते हैं और हाईवेज होते हैं, और आपके शहर के छोटे छोटे शहर के जो रास्ते हैं उस पर जो गतिरोधक होते हैं, तो वो कई जगह छोटे या बड़े साइज़ में होते हैं। तो जब कार उसके ऊपर से निकलती है तो एक डेप्थ बड़ा होना ज़रूरी है। तो काफ़ी कम गाड़ियों में ये मैंने देखा है, बट एस्प्रेसो में मैंने ये चीज़ ज़्यादा वो करी थी कि इसमें कुछ ज़्यादा गैप है, तो ये कंफर्टेबल है, ये होना ज़रूरी था। जो इसमें मुझे दिखा एक प्लस पॉइंट ये भी था इसका। जी बिल्कुल। अच्छा, और मैं ये आपसे पूछ रहा था कि जैसे कंपनी इसका माइलेज 21-22 का क्लेम कर रही है, बट आप मुझे बताइए आपने इसका माइलेज कितना का निकाल के रखा, आपको कहाँ तक इसका? ये ड्राइविंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके चलाने के ऊपर भी इसको एक डिफेंस ही होना ज़रूरी है। जो मैं इसका एवरेज मानता हूँ, जो मैं देखता हूँ, ये कंपनी ने 21 कुछ इसका क्लेम दिया है कि आपका ये 21 किलोमीटर प्रति किलोमीटर चलेगा। तो इसमें हमारा यही है कि ये 20, 21, 22 तक जाता है। हमने मैक्सिमम इसका 23 ट्राई किया है। बहुत अच्छी बात है कि एस्प्रेसो से इन्होंने 23 का माइलेज निकाला है। दोस्तों, हमेशा माइलेज निकालना कार के ऊपर डिपेंड भी करता है, कभी कभी डिपेंड करता है कि आप कार किस तरह से ड्राइव कर रहे हो, आप कैसे उसको चला रहे हो, आप उसको कैसे गेयर शिफ्टिंग वगैरह कर रहे हो, कहाँ पे उसे उठाना है, कहाँ पे उसको सही स्मूथ चलाना, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि शर्मा जी ने इस एस्प्रेसो से 23 का एवरेज निकाला, मेरे बहुत अच्छी बात है। अच्छा शर्मा जी, मुझे ये एक और बताइए कि इस कार में कितनी 5 सवारियाँ आ जाती है? ठीक है जी।
आप जब भी इसे बिठा के चलते हैं या कुछ ऐसा लगता है कि गाड़ी दब कर चल रही है या मतलब लोड नहीं उठा पा रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसको चलाते वक्त टेक्निकली मैं ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है जो आपको? फीडबैक जो हम भी हमारी फैमिलीज़ के मेंबरों से लेते हैं कि पीछे बैठकर आपको किस टाइप से ऐसा महसूस होता है कि आपको भारीपन महसूस हो रहा है बैठने के बाद, तो गाड़ी इंजन वगैरह लोड बढ़ रहा है, तो ऐसा इसमें कुछ ऐसा केस तो सुना नहीं मैंने। और चलाते वक्त भी ऐसा महसूस नहीं होता है कि कुछ ज़्यादा लोड है कार में कि आपको फर्स्ट गियर में ही इसको चलाना है या इसको आपको थोड़ा सा वेट ज़्यादा होने के कारण ये दब गई है, तो ऐसा कुछ अभी तक तो आया नहीं मुझे प्रॉब्लम। अच्छा, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे आपका अगर देखा जाए तो जैसे स्पीड ब्रेकर वगैरह हो गए तो वहाँ पर गाड़ी के जो सस्पेंशन है वो फील होते हैं। तो आपको कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं यार सस्पेंशन बहुत तगड़ा फील हुआ है, या फिर पीछे बैठे पैसेंजर आप में से किसी ने कहा हो कि नहीं यार इसका पैसेंजर में बैठने में थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर वगैरह पर थोड़ा सा ज़्यादा धक्का सा लगता है? काफ़ी अभी कुछ ही दिनों के पहले की बात थी, तो मेरे साथ में 2-3 मेरे फैमिलीज़ के मेंबर थे। हम दूसरी गाड़ी में भी अदर कंपनी की थी वो, उसमें भी बैठे, तो उसमें उन्होंने कहा कि कच्चे रास्ते पे चल रहे हैं या ब्रेकर आ रहा है तो उस पर थोड़ा सा पीछे गज का जो लगता है उस पैटर्न में। इस गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने ये बोला कि आपके कार में बैठने के बाद में ये महसूस नहीं हुआ, मतलब कितना स्मूथली, और पता नहीं चला कि आप कौन से कच्चे रास्ते पे चल रहे हो या ब्रेकर आ रहा है तो थोड़ा सा गाड़ी उछल रही है या उससे टकरा रहा है, ऐसा इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक देखने को नहीं मिला। वो देखिए गाड़ी तो काफ़ी हाइट गाड़ी है, और देखिए ये भले ही छोटी गाड़ी दिखती है बट मैं आपको बता दूं कि अंदर जो स्पेस की कहीं भी कोई कमी नहीं रहती है। बैठने वाला कंफर्टेबली 5 सवारियां आराम से बैठती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद ऑनर्स इस गाड़ी के कह रहे हैं, उनका भी यही सोचना है कि ये गाड़ी सिर्फ दिखती छोटी बट इसमें जब सवारियां 5 सीटर बैठती भी है तो बिल्कुल कंफर्टेबली बैठती है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है ये कि आपका वैल्यू फॉर मनी कार कह सकते हैं कि आपको कम कीमत में कंफर्टेबली एक SUV मिनी SUV आपको मिल रही है। अच्छा शर्मा जी, मुझे ये बताइए कितने किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी अभी आपकी? सर अभी 84,000 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। 84,000। ओके। तो 84,000 चल रही थी, ऐसा इसमें कोई सर्विसिंग में कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम या ऐसा कुछ अभी तक ऐसा कुछ हुआ कि नहीं यार 84 किलोमीटर चल गई तो मुझे कहता है ना कोई बहुत गाड़ी चल जाती है तो उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम, टेक्निकली प्रॉब्लम या कुछ ऐसा मैकेनिकल प्रॉब्लम ऐसी कुछ आई जिसके लिए आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस लगाया? क्योंकि मेरे हिसाब से ये है कि मारुति सुजुकी की जो गाड़ियाँ होती है वो बहुत ही कम मेंटेन करती है, मेंटेनेंस उन पर बहुत कम लगता है वो हिसाब से। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक्चुअली सबसे पहला पॉइंट तो एक इसमें कंपनी ने पेट्रोल इंजन बनाया जी। पेट्रोल वाली जो भी गाड़ी होती है वो कम मेंटेनेंस देती है। ओके। दूसरी बात ये कि कंपनी पॉलिसीज के आधार पर अगर आप टाइमली अगर शोरूम पर वर्किंग करवाएंगे उसको जी तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आना है। और नॉर्मल जो चार्जेस है वो समय पे मेन क्या होता है कि ऑयलिंग वगैरह ये वो फिल्टर्स वगैरह आप टाइमली चेंज करवाओगे तो मेरे हिसाब से मुझे 84,000 किलोमीटर्स में अभी तक ऐसा कोई देखने को। और काफ़ी मतलब एहतियात के साथ गाड़ी को उन्होंने संभाल कर चलाया, इसलिए आज उनकी गाड़ी इतना चलने के बावजूद भी अभी तक बिल्कुल अगर देखा जाए तो न्यू लुक ही लग रहा है गाड़ी का एक से। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई SUV एस्प्रेसो को लेकर कोई मतलब माइनस पॉइंट नहीं होता है किसी के लिए, मगर फिर भी अगर कोई ऐसी बात है जो शर्मा जी बता सकते हैं जैसे कुछ प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट तो वही बता सकते हैं। शर्मा जी आप इनके कुछ प्लस पॉइंट बता सकते हैं और कुछ माइनस पॉइंट? प्लस पॉइंट में सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो कंपनी द्वारा जो मैंने परचेसिंग करा इस गाड़ी को समथिंग 5,25,20,000 रुपये में मुझे ये ऑन रोड आई है जी। तो इतने अमाउंट में यदि अगर आप 12 लाख रुपए की गाड़ी में भी ट्राई करोगे तो फैसिलिटीज़ यही मिलेगी।
जी बिल्कुल इतना सही। ज़रूरी है कि पावर विंडोज पीछे इस डोर में नहीं है। ओके। तो दूसरी गाड़ियों में आप 6 लाख रुपए जो ज़्यादा दे रहे हो उसमें आपको पावर विंडो मिलता है, आपका जो डिक्की वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। इसके अलावा आपके टायर्स वगैरह के जो व्हील्स वो थोड़े बड़े साइज़ में मिल जाते हैं, जी पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। तो इतना पैसा भी आपका इधर सेव हो रहा है। मैं इस गाड़ी में भी बैठूंगा 5.5 लाख देकर और 12 लाख में भी बैठूंगा तो भी सेम है। चलाने के ऊपर भी डिफेंसिव होना चाहिए कि आप 12 लाख की भी चलाओगे तो उसको अगर अड़म सड़म चलाओगे तो वो प्रॉब्लम आना है, और स्मूथली जो ड्राइव करना चाहिए उस टाइप से करोगे तो आपको ये कंफर्टेबल है कि आप इतने कम अमाउंट में इस गाड़ी को परचेस करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके ओके। अच्छा और मुझे ये बताइए, जैसे आप गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव पर लेके गए हैं, तो लॉन्ग ड्राइव ले जाने के बाद कहीं आपको ऐसा लगा है कि गाड़ी कहीं जाकर थोड़ा सा पावर ज़्यादा ले रही है, थोड़ा सा कहते हैं ना कि अब उसे लगता है कि नहीं यार अब थोड़ा सा प्रेशर ले रही है, दम मार रही है, ऐसा कुछ लगा इसमें? नहीं, इसमें एक्चुअली इसमें इस टाइप से नहीं वर्किंग हुआ है अभी तक। कंटिन्यूटी में ये गाड़ी में पर डे 200 से 250-300 किलोमीटर पर डे चलाता हूँ। सैटरडे और संडे थोड़ा सा वर्किंग नहीं रहता है, इसके कारण से ये संडे कम चलती है। और इसके लिए मेरी गाड़ी को 2 साल हो गए तो ये 84,000 किलोमीटर अभी चल चुकी है। बट ऐसा कोई अभी तक मुझे प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि मैं फुल लॉन्ग ड्राइव पे ही चलता हूँ ज़्यादातर, लंबे रास्ते पे, हाईवेज वगैरह, कच्चे रोड भी आते हैं उसमें, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया नहीं। अच्छा, आप इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं इस गाड़ी को, तो कहीं कुछ ऐसा लगा आपको कि नहीं यार इस गाड़ी में ये चीज़ होना चाहिए, या ड्राइव करते वक्त ऐसी कोई दिक्कत आई आपको? नहीं, इसमें ऐसा मुझे बस एक ही चीज़ है जी। जो आपका बैक साइड में पीछे वाला जो सीट है ओके। उसमें रियर जो हाँ पैसेंजर सीट, उसमें जो आपका ये हेडरेस्ट। हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है इस कार। ओके ओके ओके। वो थोड़ा सा होना ज़रूरी है कि कुछ जिनकी हाइट्स ज़्यादा है वो पीछे बैठते हैं तो उनको वो एडजस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी ने एक लेडीज़ पैटर्न के हिसाब से बनाया है कि लेडीज़ जो है वो एक कम हाइट में होते हैं, जेंट्स के हिसाब से वो कंफर्टेबल थोड़ा सा वो एक माइनस पॉइंट है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेजर पॉइंट नहीं है वो, ओके ओके, छोटा सा पॉइंट। ये एक अगर इस पॉइंट को माना जाए तो माइनस पॉइंट नहीं कहा जाएगा, ये एक सजेशन वाला पॉइंट कहा जाएगा कि अगर ये चीज़ होती तो ज़्यादा अच्छा होता है। खैर मारुति तो अपने कारों को हमेशा अपडेट करती रहती है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो वर्ज़न आएगा उसमें ये चीज़ों की परेशानी ना हो, उसमें कम से कम ये चीज़ें दूर हो जाए। और वैसे भी क्या है कि कोई भी कंपनी अपनी कारों में या अपने प्रोडक्ट में जब अपडेट तभी करती है जब कस्टमर उसको रिव्यू दिया जाता है, फीडबैक दिया जाता है, और हो सकता है कि नेक्स्ट उसमें ये इनको परेशानी ना आए। स्टॉप। तो ये अभी हम एक हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं जी और ये अभी हमारा स्पीड मेंटेन है। ओके जी हाँ, मेरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर ही मेरी निगाह 4th गियर में हम 5th गियर में हम इसको ड्राइव कर रहे हैं अभी फिलहाल। जी ओके। और हम कार में टोटल 4 मेंबर्स ड्राइव कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कार में 4 मेंबर्स बैठे हुए हैं। ये हमारे अरशद भाई और ये हमारे नीलेश भाई। जी बिल्कुल। और देखिए गाड़ी में 4 पैसेंजर बैठने के बावजूद भी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल स्लो, मतलब स्मूथ गाड़ी चल रही है बिल्कुल। और कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि गाड़ी को कुछ डिसपॉइंट कर रही है, मुझे बिल्कुल फ्री होकर ये गाड़ी चल रही है। और ये आप 5th गियर में ड्राइव कर रहे हैं हम लोग हाईवे पर। जी हाँ, देखिए दोस्तों, हम लोग अभी साइड में रोड के हैं और ये सिंगल पट्टी रोड है जिसमें अब ये गाड़ी बिल्कुल छोटे से कट में पूरी टर्न हो जा रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये देखिए
ये बिल्कुल कितनी स्मूथली शर्मा जी ने इसको गाड़ी को बिल्कुल छोटे टर्न में ही कन्वर्ट कर दिया है। और अगर कोई गाड़ी होती तो बहुत दिक्कत आती कि फिर आप गियर में लो या फिर बैक लो फिर आगे लो, ऐसे करके गाड़ी टर्न करता। बट इन्होंने एक फर्स्ट राउंड में ही गाड़ी को टर्न करके पूरा घुमा दिया है जी बिल्कुल। और अब देखिए गाड़ी की स्पीड, बहुत से लोगों का ये कहना पड़ता है कि जैसे जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, खासकर एस्प्रेसो वगैरह ऐसी गाड़ियाँ, इनका ऐसा कहना रहता है कि ज़्यादा स्पीड अगर चलती है तो गाड़ी लहराने लगती है और गाड़ी मतलब पिकअप उसका लहरदार हो जाता है और मतलब किसी भी हवा के संपर्क में आते ही वो थोड़ा सा हिलने डुलने लगती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं खुद इस कार में बैठा हूँ और देखिए आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर में कि कार की स्पीड कितनी जा रही है। उसके बावजूद भी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ और चिपक के चल रही है। कहीं भी ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही कि कार को मतलब कहीं हिल डुल रही है या कहीं उसका इनबैलेंस्ड हो रही है कार। बिल्कुल गाड़ी बिल्कुल स्मूथ और चिपक के चल रही है, आप देख सकते हैं इतनी स्पीड के बावजूद भी। हालांकि दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि आपको अगर गाड़ी की स्पीड 80 और 100 के अंदर ही रखेंगे तब कि आपकी गाड़ी का माइलेज अच्छा आ पाएगा। खैर ये तो एक मैंने शर्मा जी से रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा सा स्पीड को लेकर ये तो थोड़ा सा डेमो दिखाए जिसमें ये पता चल जाए। अभी सर मैंने जो ड्राइव किया 130 किलोमीटर मैक्सिमम मैंने खींचा इसको जी। मुझे ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि गाड़ी हवा में लहरा रही है। ओके, ये प्लस पॉइंट है। एक्चुअली कुछ अदर्स कंपनी की गाड़ी में मैं ड्राइव कर चुका हूँ। ओके। उसमें एक प्रॉब्लम आता है 100 से ऊपर अगर आप जाते हो तो आपकी गाड़ी जो है वो हवा में लहराती है, चिपक के नहीं चलती है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये नहीं है। 130 का अभी अपन ने एक ट्राई करा था, मैं 140 145 भी ट्राई कर चुका हूँ। ओके ओके ओके। तो एक ये अच्छी बात है एस्प्रेसो में जी बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी। तो इस टाइप से जैसे अभी हमने इसको अभी कंट्रोल किया ट्रैफिक के कारण। और सर मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जी शर्मा जी, जो आपकी अभी जो हमने एक टेस्ट ड्राइव किया उसमें हमने 130 किलोमीटर्स पे भी एक टेस्टिंग किया। बट वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं चलाना चाहिए। आप रेगुलरली मेंटेन 80 किलोमीटर्स प्रति 80 की स्पीड में 70 की स्पीड में आप ड्राइव करना चाहिए। और कंपनी ने यहाँ पे एक सीट बेल्ट का ऑप्शन दिया होता है जो चारों सीटों में है, तो ये अनिवार्य रूप से आपको लगाना चाहिए। उसके बाद ही आप गाड़ी स्टार्ट करें, अन्यथा ये नहीं लगाओगे तो उसका एक माइनस पॉइंट है, वो ज़रूर सुने। आपकी कार में जो एयर बैग दिए हैं वो इसको लगाने के बाद यदि अगर आकस्मिक कोई दुर्घटना होती है, आपकी गाड़ी टकराती है, तो वो उसके बाद ही खुलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, सतर्क रहें और समझदार बने। शर्मा जी, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह कहाँ करवाते हैं और कैसा क्या उनका फीडबैक वगैरह रहता है, आप उनको क्या फीडबैक दे सकते हैं? सर देखिए, इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जी। यदि अगर कोई चीज़ किसी ने उत्पादन की है जी, यदि अगर किसी ने कोई चीज़ का उत्पादन किया है जी। तो उसी के पास में आपने जाना चाहिए, उसी के पास करवाना चाहिए। उसका एक बेनिफिट ये है कि उसका डॉक्टर ही वही है। प्लस पॉइंट ये है कि यदि अगर आपने कोई कार खरीदा है तो उसको किसी ने बनाया है तो उसका पूरा जो जानकारी है वो उसी के पास है। तो मेरा ये सजेशन है कि जो कार है आपकी, आप उसको टाइमली आपके जो नज़दीकी जो शोरूम है, जैसे मैं सेंधवा से हूँ तो मेरे यहाँ पर निमाड़ मोटर्स जो शोरूम है वहाँ पर मैं इसकी सर्विसिंग करवाता हूँ। मैं अदर्स कभी भी किसी भी अलग ऑटो पार्ट्स गैरेज वगैरह पर नहीं लेकर जाता हूँ। क्योंकि एक सिक्योरिटी भी होती है और एक कंफर्टेबल फील भी होता है। एक मन में शंका नहीं होती है कि मेरी कार यहाँ करवा लूँ वहाँ करवा लूँ। तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। मेरा जो सजेशन है सभी से कि आप शोरूम पर ही काम करवाएं और लंबे समय तक करवाएं, तो उसका एक फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा जो मुझे मिला है। मैंने 2 साल में 84,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। मैंने एक नॉर्मल सर्विसिंग करवाई है, हर 10,000 किलोमीटर पे मेरी कार की सर्विसिंग होती है, जो मैं उससे संतुष्ट हूँ। और हमारे यहाँ जो
निमाड़ मोटर्स पे जो हमारे जो एक मैनेजर के रूप में जो सर्विस डिपार्टमेंट में जी। हेड है अरशद भाई उनका नाम है। जी जी। तो उनका जो गाइडलाइन है, उनका जो बिल्कुल सपोर्ट है सभी के लिए, मेरे लिए, अदर कस्टमर के लिए, जी वो एक अच्छा फीडबैक है उनका। वो जो फीडबैक देते हैं और जो सर्विसिंग देते हैं वो एक बेस्ट है। एक कंपनी पॉलिसी के अनुसार वो पूरा काम करते हैं। तो मैं उनको भी एक आभार व्यक्त करूँगा कि वो काफ़ी मेरा आज इतना लंबा समय पे उन्होंने साथ दिया, टाइमली मेरे को गाड़ी प्रोवाइड करी, टाइमली मेरा पूरा काम करा है। तो ऐसे ही बने रहे और जुड़े रहे। तो आप ना कि किसी अन्य जगह पे जाना के बजाय आप शोरूम पे कराएं तो आपके लिए एक अच्छा फीडबैक होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपने गाड़ी जहाँ से ली है, कहते हैं ना कि जिस डॉक्टर के पास आपका इलाज हो रहा है वहीं पे करवाइए, क्योंकि क्या है कि वो आपके सारे प्लस और माइनस पॉइंटों को जानता है। अगर आप उसी के पास जाएंगे तो वो व्यवस्थित आपका इलाज करेगा। ठीक उसी तरह गाड़ी का भी है कि आपने जहाँ से गाड़ी ली है, जैसे शर्मा जी बता रहे हैं कि इन्होंने निमाड़ शोरूम सेंधवा से जो गाड़ी ली है, तो एग्जैक्टली वहीं जाकर ही इसकी गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह करवाना चाहिए। अगर कोई टेक्निकल या मैकेनिकल प्रॉब्लम भी आती है तो उन्हीं के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो इन चीज़ों के लिए मतलब सारे जो पर्सन रहते हैं सबके सब ट्रेन रहते हैं। इन्हीं चीज़ों के लिए उनको एक्सपर्ट किया जाता है, ताकि अगर कोई परेशानी आती है मैकेनिकल या तो उस चीज़ को दुरुस्त से कर सके। बाहर अगर आप जाते हैं तो वहाँ परेशानी आती है, क्योंकि वो लोग इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं होते हैं। वो लोग क्या होता है कि उनका एक रफ काम होता है, वो आपकी गाड़ी को बिल्कुल उस स्मूथनेस या उस केयर के साथ नहीं आपकी गाड़ी को मतलब ठीक कर सकते हैं जितना वहाँ के लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट होते हैं। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी अपनी गाड़ी को सर्विसिंग वगैरह करवाएं तो कंपनी के जो अधिकृत शोरूम है और जो वर्कशॉप है आप वहीं जाकर काम करवाएं, वहीं से जाके उसको मेंटेन करवाएं, कहीं बाहर नहीं। क्योंकि बाहर हो सकता है कि आपको पैसा कम लगे, मगर उस कम पैसे में आपको जोखिम उठानी पड़ सकती है। जो भी पार्ट्स वगैरह डल सकते हैं वहाँ आपको डुप्लीकेट पार्ट्स हो सकते हैं या कमज़ोर पार्ट्स हो सकते हैं जो आपको कभी भी दिक्कत कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप कंपनी के ऑथोराइज शोरूम पर ही जाएं, वर्कशॉप पर ही जाएं, जिससे आपको फ़ायदा मिले बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई लॉस होगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है आप वहाँ जाएंगे तो आपकी गाड़ी की देखरेख बहुत अच्छे तरीके से होगी और सही तरीके से केयर करके उसको मैकेनिकल या टेक्निकली जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप अपनी गाड़ी को ले जाएं तो कंपनी के ऑथोराइज शोरूम या वर्कशॉप पर ही ले जाएं, ठीक है। और आज मैं शर्मा जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी अपनी एस्प्रेसो VXI के बारे में जानकारी दी और उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, और ताकि मैं आप सबको एस्प्रेसो VXI के बारे में व्यवस्थित जानकारी दे सकूं। क्योंकि देखिए फीचर्स वगैरह तो सब अपनी जगह है, बट इन फीचर्स को जो यूज़ करता है ऑनर, उसका क्या है इस बारे में रिव्यू, वो खुद क्या अनुभव किया है, और वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है शर्मा जी ने अच्छी तरह से अनुभव से बताया है। जहाँ तक बहुत अच्छी गाड़ी है और वैल्यू फॉर मनी कार है, लो बजट की गाड़ी है और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है इस चीज़ पे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मोस्टली सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा और कार टेक फॉर यू को अब इजाज़त दीजिए, ठीक है। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, बाय शर्मा जी। जी सर, बाय।